सब्जीपुर नाम के एक गांव में चिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वो खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज ये सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। चिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए, तो वो समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे, मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे, लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है माँ कि इसमें से आधे चावल खा पाऊं। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा, इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। चिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर चिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे चिंटू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। चिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वो सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार, मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है, चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूं कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूं, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तो यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। चिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीचियां लगी हुई हैं, लेकिन ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीचियों को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर ये लीचियों का पेड़ मुझे अपनी कुछ लीचियां खाने के लिए दे देता। चिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर चिंटू के पास आकर गिरती है, तो वो हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूं। लीची के पेड़, मैं तो इन लीचियों को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर माँ और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? चिंटू के इतना कहते ही एक टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब ये मेरा भ्रम नहीं है, ये लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना चिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूं। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। तब क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है, पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है चिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। चिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, ये सब कहानियां बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है, घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू ना,
इसलिए मुझे ये कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। अरे नहीं माँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने जादुई लीची के पेड़ से हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना है, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब ये कहानी सुनाना बंद कर, ये लीचियां खा और सो जा। अरे माँ, तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर चिंटू अपने खेतों को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वो वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेल कर देर से घर आया था, तो मुझे कह रहा था कि वहाँ पर मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। चिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धोऊंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। अब तक तो हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया होगा। ये लड़का भी ना। चिंटू जल्दी से भागा भागा अपने खेत को जाकर देखता है, तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वो अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़ता हुआ जल्दी से अपने घर वापस आता है। माँ, पिताजी, जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां उगी हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना चिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार चिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वो अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अनीता, हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को तू बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ। उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तो उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना। कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। चिंटू के पिताजी खेत में सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और चिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। चिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है, आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम इसे खाओगे ना? चिंटू की ये बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं चिंटू, दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने ना जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है।
तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ चिंटू, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूं कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगी। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे जाऊं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूं। फिर तुम घर में पहुंचकर मुझे मिट्टी में बो देना और मुझ में पानी डाल देना। मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। उसी समय जादुई लीची का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो चिंटू उसे अपने हाथ में उठाकर अपने घर ले जाता है। वो उसे अपने आंगन में बोकर उसमें ताज़ा पानी डालता है, तो जादुई लीची का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई लीची का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है। अब वो सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरज बहुत ही गरीब और नेकदिल इंसान था। सूरज दिन रात भगवान से अपनी बुरी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रार्थना किया करता था। सूरज के परिवार में उसकी पत्नी आरती और बेटी नंदिनी रहा करते थे। सूरज अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए बाजार में बैंगन बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे भाई साहब, बैंगन कितने रुपए किलो दिए? भाई साहब बस 40 रुपए किलो। कितना कर दूं आप दोनों के लिए? हम दोनों एक ही घर से हैं, आप एक काम करो, हम दोनों के लिए 2-2 किलो बैंगन तोल दो। जी भैया जी रुकिए, अभी आप दोनों के लिए तोल देता हूँ। सूरज उन दोनों आदमियों के लिए अलग अलग 2 किलो बैंगन तौल देता है और उन्हें दे देता है, जिसके बाद वो दोनों आदमी बैंगन लेकर बिना पैसे दिए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी सूरज उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाई साहब रुकिए, आपने तो मेरे पैसे दिए ही नहीं। अरे भैया जी कैसी बात करते हो, अभी तो हमने तुम्हें पैसे दिए। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो आप दोनों? आप दोनों में से किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे मेरे पैसे दो। क्यों भैया, ग्राहकों को ठगने का धंधा बना रखा है क्या तुमने? अभी तो हम दोनों ने तुम्हें पैसे दिए, भूल गए क्या? या फिर हम जैसे मासूम ग्राहकों से दोबारा पैसे ऐंठने का मन है तुम्हारा? भैया मैं रोजी रोटी की कसम खाकर कह रहा हूँ कि आप दोनों में से किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। और मैं आप दोनों से झूठ क्यों बोलूंगा? मैं यहाँ पहली बार बैंगन नहीं बेच रहा, बल्कि ये काम करते करते मुझे 2 साल हो चुके हैं। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अरे भैया हम भी भगवान की कसम खाकर कह रहे हैं, हम दोनों ने आपको पैसे दिए हैं। देखिए भैया मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, चुपचाप आप दोनों मुझे मेरे 160 रुपए दीजिए। पैसे कमाने के लिए ही मैं यहाँ बैठता हूँ, झूठ बोलकर हराम के पैसे नहीं चाहिए मुझे। सूरज की उन दोनों आदमियों से लड़ाई हो जाती है। इसके बाद आसपास के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे सूरज भाई, देखने में तो ये दोनों शरीफ नजर आते हैं। अरे ये तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्या पता तुमने ही कहीं इधर उधर पैसे रख दिए हो। भैया आप दोनों जाओ यहाँ से, लगता है कि सूरज भाई का दिमाग खराब हो गया है। सूरज बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही शाम को जब सूरज घर लौटता है तब उसकी पत्नी आरती उससे बोलती है, क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं आरती, बस मेरा सर फट रहा है। तुम जल्दी से मुझे खाना खिला दो, उसके बाद मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश कर देना। आखिर बात क्या है ये तो बताओ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आज तुम बहुत परेशान हो। बताओ क्या बात है। कुछ नहीं आरती, आज के जमाने में ईमानदारी किसी को हजम ही नहीं होती। दुनिया झूठ बोलकर न जाने कैसे अपना पेट भर लेती है। सूरज आरती को सारी बात बताता है। सारी बातें सुनने के बाद आरती कहती है, अरे जाने दो ना, इतनी सी बात का अफसोस मत बनाओ। जो कुछ भी हुआ है ना वो भगवान जरूर देख रहा होगा, इसीलिए सब्र रखो। जिस दिन अपना वक्त आएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तो मुझे खाना खिला दो, बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर बाद आरती सूरज के लिए और अपनी बेटी के लिए खाना लगाती है। तभी सूरज की बेटी कहती है, पापा पापा, स्कूल में फीस जमा करने के लिए मैडम ने बोला है। अरे बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं तेरी फीस जमा कर पाऊं। पापा पापा, मैडम ने बोला है कि अगर आपने मेरी फीस जमा नहीं की तो वो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। अच्छा बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी फीस जमा कर दूंगा और तू एग्जाम में भी बैठेगी। ऐसे ही अगले दिन सूरज पैसों का जुगाड़ करके अपनी बेटी की फीस जमा कर आता है। घर आते ही आरती सूरज से कहती है, अरे सुनो जी, तुम्हें पता है अभी मेरी बहन का फोन आया था। अगले हफ्ते उसकी शादी है और घर की स्थिति तुम्हें पता ही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वही तो बात है ना आरती, गरीबी में अक्सर आटा इसी तरह से गीला होता है।
अरे जैसे तैसे तो मैंने नंदिनी की फीस जमा करी थी। अब तुम्हारी बहन की शादी है, शादी में जाने का इंतजाम और तुम्हारी बहन को देने के लिए उपहार, इन सब का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। हाँ, वही तो बात है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। याद करो वो दिन जब तुम और मैं मेरे मायके गए थे, तब तुमने मेरी माँ से वादा किया था कि मेरी बहन की शादी में 50,000 रुपए की मदद करोगे। अब तो शादी का दिन भी नजदीक आ गया है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। सूरज बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करे। ऐसे ही अगले दिन सूरज बाजार में बैंगन बेच रहा था। तभी वहां एक बुढ़िया टोकरी में 4 बैंगन लेकर आती है और वो 4 बैंगन लेकर सूरज के बगल में बैठकर बैंगन बेचने लगती है। ये देख सूरज बुढ़िया से कहता है, अरे अम्मा, आपके पास तो बस 4 बैंगन है, इतने बैंगन में आप कितना पैसा कमा लोगी? आप एक काम करो, आप मुझसे थोड़े से बैंगन ले लो ताकि आपकी अच्छी बिक्री हो। बेटा, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं नहीं अम्मा, मैं तो आज मिल रहा हूँ आपसे। फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अम्मा, क्योंकि गरीबी और बुरी परिस्थिति को मैंने बहुत करीबी से देखा है, और अगर आपको इस उम्र में बाजार में बैठकर सब्जी बेचना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी परिस्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। अरे वाह, आज के जमाने में इतनी अच्छी सोच किसकी होती है बेटा। वैसे तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? हाँ माँ, बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? बेटा, शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त मैं मंदिर में होती हूँ, क्योंकि आरती का वक्त हो चुका है। तो तुम मेरी इस बैंगन की टोकरी का ख्याल रखना, और अगर मैं यहाँ ना आ पाऊँ तो इस टोकरी को अपने घर ले जाना और अगले दिन मुझे वापस कर देना। अच्छा ठीक है अम्मा, आप समय से आ जाइएगा। ठीक है बेटा। सूरज बहुत देर से अम्मा का इंतजार कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं। सूरज अपना सारा सामान और बुढ़िया का बैंगन वाला टोकरा उठाकर घर आ जाता है और उस टोकरी को ले जाकर किचन में रख देता है। थोड़ी देर में आरती किचन में जाती है और अपने पति के लिए खाना निकालती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आज खाने में क्या बनाया है तुमने आरती? ये आवाज सुनकर आरती हैरान थी। तभी उसे फिर से यही आवाज सुनाई देती है। इसके बाद आरती अपनी रसोई को ऊपर से नीचे पूरी अच्छी तरह से निहारने लगती है। अरे अरे, यहाँ वहाँ क्या देखते हो भाई, मुझे देखो, मैं हूँ जादुई बैंगन। क्या? जादुई बैंगन? ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां सूरज आता है। सूरज भी बैंगन को बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो जादुई बैंगन है। लगता है कि ये जादुई बैंगन उस बूढ़ी अम्मा का है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। नहीं नहीं, तुम उस बूढ़ी अम्मा के जादुई बैंगन हो। मैं कल तुम्हें बूढ़ी अम्मा के पास ले जाऊंगा और उन्हें उनके बैंगन वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे बूढ़ी अम्मा ने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। जल्दी से मुझे आज्ञा दो। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहां वही बाजार वाली बूढ़ी अम्मा आती है। बूढ़ी अम्मा को देखकर सूरज हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे अम्मा, आप यहाँ? आपको मेरा घर किसने बताया? बेटा, मैं हर जगह रहती हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें देखती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? तभी वो बुढ़िया माता रानी का रूप ले लेती है और कहती है, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं कौन हूं? और बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं धरती पर प्रकट होना पड़ा। और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी मदद करने से पहले मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लूं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह जादुई बैंगन दिए हैं। इस जादुई बैंगन की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। हे माता रानी, तुम्हें साक्षात देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब अगर मुझे मौत भी मिल जाए तो मुझे कोई गम नहीं है माँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना बोलकर माता रानी वहां से गायब हो जाती है
जिसके बाद सूरज और आरती दोनों जादुई बैंगन पाकर बहुत खुश थे। आरती, तुम्हारी बहन की शादी भी नजदीक आने वाली है। अब मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारे परिवार वालों की मदद करूंगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बहुत ही धूमधाम से तुम्हारी बहन की विदाई होगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही समय पर सब सही हो जाता है। जादुई बैंगन की मदद से आरती और सूरज दोनों जरूरत के हिसाब से पैसे मंगा लेते हैं और उन पैसों को ले जाकर आरती के मायके में दे आते हैं, जिससे आरती के माता पिता आरती की बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से कर देते हैं। शादी के बाद सूरज और आरती दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद सूरज अपने बैंगन बेचने का व्यापार काफी बड़ा कर लेता है। अब बाजार में बैंगन बेचने के साथ साथ वो शहर की अलग अलग मंडियों में अलग अलग प्रकार की सब्जियां सप्लाई किया करता था। देखिए, माता रानी की कृपा से तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें, ताकि हमारे साथ साथ उनका भी कल्याण हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और चिंता मत करो, मैंने इसके लिए भी कुछ सोच रखा है। आरती और सूरज दोनों मिलकर जादुई बैंगन की मदद से अपने गांव में एक अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, जहां पर गरीब और बेसहारा लोगों को आश्रय मिलता था। आरती और सूरज मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना, कपड़ा, इन सब का दान किया करते थे और इस तरह वो दोनों हंसी खुशी अपने जीवन में अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ते हैं।